हम सभी इस बात से सहमत हैं कि जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये सच भी है और इसी तरह की चैलेंजेस जिसका हम सामना करते हैं बड़ी मेहनत से, इन्हीं सब से हम आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करते। पर सफलता की दौड़ में कई बारी हम भूल जाते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। सफलता की दौड़ में कई बारी हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज होने का खतरा है और उसी के साथ साथ कई सारी बीमारियां होने का भी कारण बन जाता है। और इन सभी बीमारियों का अगर सही वक्त पर विशेषज्ञों द्वारा इलाज ना हो तो यही सारी चीजों का असर हमारी आंखों की रोशनी, हमारी मस्तिष्क, हमारे हृदय और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर भी असर पड़ सकता है। अगर हम ये कहें कि इन सभी बीमारियों से आप बच सकते हैं, पर कैसे? आइए जानते हैं विशेषज्ञों द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ पूजा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। मैं हूँ आपकी आज की एंकर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल टू कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो। आज हम जानेंगे हृदय रोग के बारे में, उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उसके उपचार के बारे में सही जानकारी देने के लिए हमारे बीच है देश और विदेश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरमिंदर सिंह उपाय से पायसा। डॉक्टर हरमिंदर सिंह, वेलकम टू गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो। Very nice to be here. लाइकवाइज सर। डॉक्टर, अगर हम बात कर रहे हैं जिंदगी के सफर के बारे में, तो कुछ आपके सफर के बारे में भी जाने के कि क्या मिली आपको प्रेरणा, कहाँ से मिली आपको प्रेरणा डॉक्टर बनने की, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने की, और आपके साथ जो भी पेशेंट्स का आपका स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है हमारे दर्शकों को बता। जी, शुरू हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था कि दो ही ब्रांचेस रहते थे, इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स। तो नेचुरली मेरा रुझान शुरू से ही डॉक्टरी में था। लेकिन जैसे जैसे मैं आपकी एजुकेशन में आगे बढ़ता गया तो मुझे कार्डियोलॉजी में ज़्यादा रुचि आने लगी। उसके भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि कार्डियोलॉजी एक बहुत आ, ऐसी ब्रांच है जहाँ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को हम रोज डील करते हैं, और ऐसे डाइंग पेशेंट्स को जब हम रिवाइव करते हैं और उनको इनकी जान बचाते हैं, वो जो हमें थ्रिल मिलता है, दैट इज अनबिलीवेबल। सेकेंडली, दिस ब्रांच इज टोटली स्किल बेस्ड ब्रांच। एवरी डे वी लर्न न्यू स्किल्स एंड वी learn new procedures. Even in the last 10 years, they have had so many new treatments which have come up, and we are all learning on day-to-day basis. And lastly, also, it's very a paying one. एब्सोल्यूट। सर डॉक्टर हरमिंदर, हमारी शो की टैगलाइन है वेन वी मेट फॉर गुड है। सो आप अपनी जीवन शैली में, अपनी इतने बिजी स्केड्यूल में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते? मुझे जी, मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें करता हूँ। ईट लेस, ईट हेल्दी एंड वॉक मोर। आई डोंट हैव मच टाइम टू गो टू द जिम, पर फिर भी मैं वॉक बहुत करता हूँ। अपने डेली वर्क में भी जहाँ मुझे मौका मिलता है सीढ़ी चढ़ने का, वॉक करने का, मैं हमेशा लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ। एंड लास्टली, आई स्लीप वेरी वेल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। दैट इज, आई थिंक, माई बिगेस्ट मंत्रा फॉर माई सेल्फ टू स्टे हेल्दी। बिल्कुल, वेरी वेरी वेल सेड डॉक्टर।
सो डॉक्टर अगर आंकड़ों की बात करें तो हृदय रोग ये काफ़ी बढ़ रहा है भारत देश में। तो इन सब के क्या लक्षण है, क्या वजह है और कैसे एक इंसान अपने दिल को स्वस्थ है या नहीं ये जाँच कर सकता है? जी, आपने एक ही सवाल में 2-3 एस्पेक्ट मेरे को पूछे। सबसे पहले हृदय रोग के क्या लक्षण हैं? जी, सबसे बड़ा हृदय रोग का लक्षण रहता है कि चेस्ट पेन का, छाती में दर्द का। जी, आमतौर पे शुरुआत में ये चेस्ट पेन या छाती का दर्द चलने पे आता है, सीढ़ी चढ़ने पे आता है या कुछ भी एक्सरसाइज या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आता है। लेकिन जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये रोज़मर्रा की जितनी भी ज़िंदगी की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी सब में भी पेन आना शुरू हो जाता है। और दूसरा बड़ा लक्षण रहता है कि ब्रेथलेसनेस, साँस फूलने की बीमारी। अगर किसी को लग रहा है कि जो एक्टिविटी या जो दिनचर्या का काम वो पहले कर सकता था, ठीक, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा है, या साँस फूल रही है या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, कि ये भी एक हार्ट डिज़ीज़ का लक्षण है साथ। और बीमारी अगर बढ़ जाए तो फिर पैरों में सूजन आना, रात बद नींद ना आना और ये सब लक्षण भी आ गए। सो कैसे एक इंसान ये जाँच करे कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं? और क्या एक स्वस्थ दिल को भी दिल का दौरा पड़ने के कोई आसार हैं? जी हाँ, सी जस्ट लाइक मैं बोलूँ कि बिल्कुल एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। जी, इसी तरह हार्ट डिज़ीज़ में भी ये सच है कि बिल्कुल स्वस्थ इंसानों को भी हार्ट अटैक आ सकता है। उसका कारण ये होता है कि जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो सबको मालूम है, उसकी हम जांच करते हैं। पर कितने ही ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अभी तक पता भी नहीं चले हैं और उनको हम रूटीनली डिटेक्ट नहीं करते हैं, राइट? तो कई बार स्वस्थ लोगों में इस तरह के हिडन रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से अपरेंटली स्वस्थ आदमी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। ओके। सो डॉक्टर दिल की बीमारी की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल हमारे ध्यान में आता है। तो हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है, क्या लक्षण है? हाई ब्लड प्रेशर का कारण आमतौर पे हमें कहीं दिखाई देता है। 95% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर बिना किसी कारण का होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, स्ट्रेस कैसा हो, आपकी स्लीप कैसी है, इन सब से मिल करके हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है। लेकिन 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी और वजह से ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि कुछ किडनी की बीमारियां ऐसी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर हो जाता है। और कई इस तरह के एंडोक्राइनल डिजीजेज हैं, जैसे थायराइड बीमारी हो गई, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, इनसे हो सकता हो। और आजकल बहुत ही कॉमन एक डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जो कि मोटापे से शिकार जो लोग हैं उनमें देखा जाता है। अब इसमें भी हाइपरटेंशन होने का बहुत खतरा रहता है। सो बाय एंड लार्ज 95% times we don't get any cause. That is why we call it primary hypertension or essential hypertension. ओके। डॉक्टर सो हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्पटम्स है, क्या लक्षण है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। आमतौर पे कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो हम बोल सकते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ही हम डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं तो सबसे पहला काम डॉक्टर ब्यूटी चेकअप। उसके पास किसी को भी अपना ब्लड प्रेशर फील नहीं होता है, ही कैन नॉट टेल व्हाट इज माय। सो 95% लोगों को ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता है और ये इंसिडेंटली डिटेक्ट, किसी चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी तो ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है अब। लेकिन कुछ लोगों को बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि सिर भारी होना, थोड़ा गिडीनेस होना, चक्कर आना, अनस्टेडी लगना, और हेडेक होना बार राइट। बार। तो ये लक्षण है, पर इनमें से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये लक्षण डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो।
सो कई सारे लक्षण हैं, बट डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादातर मैंने सुना है कि मेडिकेशन से ट्रीट होता है। तो मेडिकेशन एज़ सच एज़ अ प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लिटरली हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकेशन के द्वारा? जी, इसमें बहुत सारी समझने की चीज़ें हैं। सी मेडिकेशंस आजकल बहुत अच्छी मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर के लिए अवेलेबल हैं हमारे पास। लेकिन सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर अभी शुरुआती लेवल पर है जी, तो सबसे पहले हम लाइफ़स्टाइल चेंज करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते जी, जिसमें ब्लड प्रेशर वेट रिड्यूस करना और अच्छी डाइट खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, नमक कम करना, फैट्स कम करना, इन सब से हम लोग पहले कोशिश करते हैं और मरीज़ को हम 1-2 महीना अप टू 3 मंथ्स वी गिव फॉर लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो देन वी मूव ऑन टू ड्रग्स। एज़ अपोज़ टू दिस अगर ब्लड प्रेशर पहले से ही बहुत हाई है जैसे 170, 200, 250 इस लेवल पे सिर्फ लाइफ़स्टाइल मेजर्स से शायद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली ड्रग्स की भी हेल्प ले लेते। नाउ ड्रग थेरेपी में भी 2-4 चीज़ें हैं बहुत लोगों को समझने की है। सबसे पहला है कि वी शुड नॉट डायग्नोज हाई ब्लड प्रेशर इन ए हरी। बहुत लोग एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग में डायग्नोज कर लेते हैं इनका ब्लड प्रेशर। राइट, वन रीडिंग और टू रीडिंग्स कैन बी हाई ड्यू टू large number of causes due to any stress or anything happening in our life. So we should take it as doctor's duty to monitor the blood pressure for a few days, make sure that the blood pressure is high, and then embark on treatment. Secondly, if the blood pressure is not extremely high, we should take treatment in a gradual manner. So we have to control blood pressure over a period of a few weeks. Sometimes people expect that they have taken the blood pressure medicine, but still the BP is high within 2 hours or 3 hours. So that expectation is wrong. We should gradually step up the medication and allow medication to take the proper effect. And all medications must be accompanied by lifestyle measures, for weight reduction, exercise, salt and foods. बिल्कुल। सो दवाइयों के साथ-साथ हम अपनी लाइफ़स्टाइल का भी बिल्कुल बखूबी ख्याल रखते हैं। डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर के बाद मेरे ध्यान में आ रहा है कि हार्ट ब्लॉकेज के भी काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। सो क्या किसी तरह के कोई टेस्ट होते हैं जिससे आप है ब्लॉकेज है ये पता लगा सकते हैं? जी, बहुत एडवांस्ड टेस्ट हमारे को अभी अवेलेबल हो चुके हैं, पर लेकिन किन लोगों में ये टेस्ट करना है, ये हमें हमें सोचना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है, तो हम सबसे पहले उसका रिस्क डिटरमिन करते हैं। बड़े सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जिससे हम किसी भी पेशेंट का रिस्क हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। लाइक ASCVD रिस्क स्कोरिंग है, जो कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। उसमें हम पेशेंट का रिस्क डिटरमिन कर लें और पेशेंट को बताते हैं कि वो लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। अगर इंडिविजुअल लो रिस्क है तो फिर हमें कोई ज़्यादा आगे बढ़ के ब्लॉकेजेस डिटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस पेशेंट हैज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स। ऑन द अदर हैंड, अगर रिस्क बहुत हाई है एज पर आवर कैलकुलेशन, then we have to straight away go ahead and try to detect blockages. And if the risk is somewhere in between, then we do more tests like ECG, 2D echo test, a stress test, yeah, and many other things. And these days, even calcium scoring on CT scan and CT coronary angiogram, all these are also available. But what I see in general public, that everybody wants to do the advanced tests even when they are not equipped. Yeah. That tendency should be avoided because that leads to not only unnecessary tests, but it leads to unnecessary stress for the patient, and sometimes unnecessary treatments are also done which otherwise patient may not need. तो अगर दिल के दौरे की अगर बात करें तो क्या हमारा शरीर कोई चेतावनी देता है हमें दिल के दौरे के को? See, unfortunately, not always.
Now, heart attack is like a road traffic accident. It can happen to anybody without any warning. However, many times there are very subtle warnings which if we know about it we can pick it up, otherwise वो noticeable नहीं रहते हैं. जैसे सांस फूलना, चेस्ट के हिलना, उसको हम कई बार गैस बेल करके टाल देते हैं, या फिर हम समझते हैं कि हमने कुछ गलत चीज़ खा ली है या कुछ ऐसा, हम लोग उसको कोई वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं. तो ऐसी जो सटल वार्निंग्स होती हैं उसमें हमें ज़रूर से ज़रूर कम से कम एक ईसीजी ज़रूर करना चाहिए. उसमें कई बार हार्ट अटैक की जो शुरुआत होती है सो वो हम 2 से 3 दिन पहले भी पकड़ सकते हैं, ताकि जो बड़ा अटैक आने से पहले हम सजग हो जाएं और कुछ उपचार शुरू करें. बिल्कुल. सो डॉक्टर, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है किसी को तो उस वक्त तुरंत ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? Cardiac arrest means the heart has stopped working, patient has become unconscious, he falls to the ground, stops breathing, and we have only 2-3 minutes to revive. Right. That's a very extreme form of the disease which we are probably not discussing today. But heart attack is the one जहाँ चेस्ट पेन होता है, आर्टरी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. सो इन दोनों में फ़र्क करना थोड़ा ज़रूरी है. लेकिन अगर घर में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हम लोग घर पे नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन 2 चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा. अगर घर में एस्पिरिन टैबलेट है या कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स हैं, किसी कोई और फैमिली मेंबर ले रहा है या कोई पड़ोसी ले रहा है, तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल सेफ़ हैं. एस्पिरिन टैबलेट और जो स्टैटिन जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स, ये आमतौर पर बहुत घरों में मिलती हैं. तो ये हम लोग बड़ी सेफली दे सकते हैं. दूसरा, बहुत लोग ये भी जानते हैं कि जीभ के नीचे एक सॉर्बिट्रेट का गोली रखने का सबको नॉलेज है, पर लेकिन जीभ के नीचे जो सॉर्बिट्रेट का गोली रखा जाता है वो हमें तभी रखनी चाहिए अगर हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते. कई बार हार्ट अटैक के टाइम पे बहुत ब्लड प्रेशर लो चला जाता है, वैसी हालत में अगर हम सॉर्बिट्रेट की टैबलेट उसको दे देंगे तो फ़ायदे की बजाय वो नुकसान कर सकती. पर लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हिस्ट्री में घर पे है तो ब्लड प्रेशर उनका पेशेंट का नॉर्मल है या हाई हो तो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट भी वही जीभ के नीचे. बिल्कुल सही टैबलेट का इस्तेमाल करना सही टाइम पे ज़रूरी है. हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ रियली नो इन्फॉर्मेशन. सो जैसा डॉक्टर ने कहा बिल्कुल उसी का पालन करें. डॉक्टर, अगला एक मिथ है कि ज़्यादातर एंजियोग्राफी अगर आपने कराई है तो आपको एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ती और कहा जाता है जैसे डिफरेंस बिटवीन एंजियोग्राफी एंड बाईपास. सो इसका अंतर अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें. सी, ये जो आपने बताया कि मिथ है, इट इज़ रियली ए मिथ, बिकॉज़ यू विल बी सरप्राइज्ड, नियरली 25 to 30% एंजियोग्राफीज कैन आउट नॉर्मल और विद वेरी माइनर डिजीज. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एंजियोग्राफी किया है तो आप तो एंजियोप्लास्टी दब नहीं पड़े. ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स वी नीड नॉट डू विथ. बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि बात एंजियोग्राफी तक पहुंच चुकी है, दैट मीन्स पेशेंट को काफ़ी सिम्टम्स हैं, तो बीमारी निकलने का खतरा या अंदेशा तो रहता ही है. वैसी कंडीशन में डेफिनेटली डॉक्टर उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी एडवाइस करेंगे. सो बट इट्स नॉट ए ऑलवेज दैट वी मस्ट डू समथिंग. ओके. एंजियोग्राफी और बाईपास एंजियोग्राफी और बाईपास, सी एंजियोप्लास्टी में हम लोग ईच एंड एवरी ब्लॉकेज जो है उसको हम लोग एड्रेस करते हैं, बलून से खोलते हैं और वहाँ स्टेंट उठा देते जी. सो इट इज़ बेसिकली ए ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ब्लॉक. अगर 3 ब्लॉक हैं तो तीनों को हम लोग कोशिश करेंगे खोलने की. तो एक तो ये है. दूसरा, बाईपास में हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पर वो आर्टरी को हम लोग बाईपास करता है. सो this surgeon will connect a new artery or new vessel beyond the block so that the heart will get enough blood supply not through the block but from a new artery or a vein taken out from rest of the body, so that the problem of patient can be solved.
bypass has a very big cut in the middle. Okay, the bone has to be opened up, chest is opened up, and it takes about minimum 7 to 10 days in hospital for recovery, and then it takes about a month at home also. Whereas angioplasty is a very simple procedure, there are no stitches. Okay, so patient is very comfortable. You don't give any anesthesia also, and patient is back home within about 2 to 3 days. This is a simplified version. Both can have problems, yeah, but there is a vast difference in the two procedures. Absolutely right. डॉक्टर हम बात कर रहे थे शो के दौरान और आपने बताया कि लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए। तो मोटापे की अगर बात करें तो मोटापा बहुत बढ़ रहा है भारत देश में। इसकी वजह क्या है? हम किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी देखा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमें और डिजीज़ बढ़ा। तो क्या कर सकते हैं मोटापे की चलते? मुझे जो आपने बिल्कुल सही कहा, मोटापा ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक बन गया। 2021 में एस्टिमेट लगाया गया था लगभग 25 करोड़ के करीब के लोग हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं, और 31 करोड़ के करीब खासे लोग हैं जिनका सेंट्रल ओबेसिटी ओबेसिटी प्लस सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी हम तब कहते हैं जब वेस्ट एंड हिप रेशियो इज more than 0.85. That means the tummy is bulging much more than the hips. So that is a marker of heart disease. See, if you have a balanced obesity everywhere, but you don't have central obesity, the risk is less. But due to some genetic predisposition and our diet and lack of exercise, Indians are very much chronocentric. You will see the person is very lean and thin, but the tummy is bulgy. This particular type of obesity is very common in our time. And the main reason is, apart from genetic predisposition, the diet. Our diet is predominantly based on carbohydrates. We are fond of eating chapatis and rice and lots of sweets. So, high carbohydrate diet leads to central obesity. That is one reason. Second is lack of exercise. जहाँ तक सेंट्रल ओबेसिटी को कम करने का है, उसके लिए डाइट कंट्रोल एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज एब्सोल्युटली मुफ्त. We should follow a strict diet under the care of a dietitian, which should avoid carbohydrates and fats and take more of proteins. And regular exercise, which burns enough calories, should be ensured. Apart from that, we can do yoga, meditation, abdominal exercises, and focused exercise on the abdomen, where we can reduce the central of this. सो कई सारे उपचार बताए हैं आपने अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए मोटापे को कंट्रोल कर। डॉक्टर इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से भारत में काफ़ी महामारी हो रही है। तो क्या यही वजह है सीकेडी और सीवीडी जैसे पेशेंट्स के बढ़ोतरी होने में? जी हाँ, 4 बीमारियाँ जो हैं वो आपस में बिल्कुल मिली-जुली हैं या लिंक्ड। उसमें आपने बताया ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल. All these 4 major diseases are interlinked, and in the last 10 years we have understood that we cannot separate them. That is why instead of talking about them individually, we now started discussing cardiometabolic kidney diseases. So whenever we have to address any one of them, we have to focus on all 4 of them together. So if you have one of these risk factors out of 4, the risk is much less. As we keep on adding more of these primary 4 risk factors, the incidence and complexity of heart disease keeps on increasing.
So it is doctor's duty and individual's duty to concentrate on all these four entities together. डॉक्टर, हाल ही में देखा गया कि हृदय रोग और किडनी रोग में भी काफी इजाफा हुआ है। तो इस तरह के रोग को कंट्रोल करने में आप कैसे आते नजर? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हृदय रोग और किडनी डिजीज दोनों आपस में बहुत लिंक है। जब इन दोनों बीमारियों की शुरुआत होती है तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो बेसिक रिस्क फैक्टर्स हैं दोनों में कम है, विच इंक्लूड्स ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन। ये सब रिस्क फैक्टर्स कॉमन हैं शुरुआत, पर जैसे जैसे हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज बढ़ती है तो हार्ट और किडनी की आपस में इंटरडिपेंडेंस जो है बहुत बढ़ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि पेशेंट हार्ट अटैक से एडमिट होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी किडनी पर भी असर आ गया, या उल्टा कि किडनी बीमारी में पेशेंट डायलिसिस चल रहा है लेकिन डॉक्टर ये बोलते हैं कि अभी इनको हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आ गया। सो जैसे जैसे किडनी डिजीज एडवांस होती है या हार्ट डिजीज एडवांस होती है, किडनी और हार्ट आपस में इतना इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनका उपचार भी कॉमन हो जाता है और उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी सिमिलर हो जाते हैं। हाँ, सो ये दोनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो और डॉक्टर टाइम टू टाइम दोनों का उपचार आमतौर पे एक साथ कर। डॉक्टर, डायबिटीज नामक बीमारी क्या हार्ट और किडनी पर बहुत असर ला रही है, और अगर ना रही तो क्या असर है? जिसे आपने अगर भी सुना होगा, डायबिटीज 3 ऑर्गन्स को खास तौर से डैमेज करती है। एक किडनी, एक नर्व्स या ब्रेन और आइज। तो आइज का भी ट्रीटमेंट रेगुलरली होना चाहिए। पर आपने जो सवाल पूछा कि किडनी और हार्ट के ऊपर कैसा इफेक्ट करती है, डायबिटीज की वजह से हार्ट के ऊपर बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले है कि हार्ट अटैक का और एंजाइना का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है और हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ता है। दूसरा, स्ट्रोक्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, पैरालिसिस अटैक्स लेफ्ट पड़ना। और डायबिटीज बहुत सालों तक रहे तो हार्ट की पंपिंग वगैरह भी कम ना सकता, उससे पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो ये तो हार्ट की बात है। दूसरा, किडनीज का जो है, किडनीज की जो मेम्ब्रेन्स हैं, किडनीज की जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है, उसमें डायबिटीज का बहुत नुकसान देता है। और शुरुआत में ब्लड प्रेशर बढ़ना और प्रोटीन निकलना यूरिन में, ये बहुत अर्ली सी फीचर्स हुई जिससे हमें पता लगता है कि डायबिटीज की वजह से किडनी पर इफेक्ट हो रहा। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो सूजन आना, क्रिएटिनिन बढ़ना और फाइनली डायलिसिस तक भी ना पता दी। Diabetes can affect any organ of the body and it is probably the worst thing to have in addition. सो डॉक्टर, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक रेट को अगर समझना हो तो किस तरह के पैरामीटर्स की जांच करें? जी हाँ, see, as we have discussed, all these diseases are interlinked. तो आजकल आपने देखा होगा कि सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में एक पैकेजेस बनाए जिसमें बेसिक चीज़ें हम लोग डिटेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, रिस्क डिटरमिन होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि मिडिल क्लास आदमी को या गरीब आदमी को इतने बड़े बड़े पैकेजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं हो। उसमें से आप अपने फैमिली डॉक्टर को मिलें, ब्लड प्रेशर चेक करने कीजिए, ना वेट चेक करवाइए, कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए, ब्लड शुगर, फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे बाद, HbA1c जो हमें 3 महीने की एवरेज बताता है, और सम बेसिक यूरिन टेस्ट एंड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सस्ते से किसी भी लेबोरेटरी से, किसी भी डॉक्टर से मिल के हम लोग करवा सकते। इतने कॉस्टली 10-10, 15-15 हज़ार के जो पैकेजेस मिल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। उसमें
कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कई गैर ज़रूरी भी होती हैं, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि मिडिल क्लास कोई इंसान इतना पैसा खर्च करे एवरी ईयर। जी हाँ। सो बेसिक टेस्ट, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, वेट रिकॉर्डिंग, बीएमआई कैलकुलेशन, शुगर लेवल्स, यूरिन टेस्ट, सीबीसी टेस्ट एंड फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अगर ये हम बेसिक चीज़ें करते हैं तो हम 90% असेसमेंट पेशेंट की कर सकते हैं, जिससे आगे उसको इलाज करने में हमें मदद मिले। तो लगता है कि बेसिक टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि क्या है कार्डियो मेटाबॉलिक रेट्स जो हम जानना चाहते हैं, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक रेट्स है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर जैसे आपने बताया था कि डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कोई स्पेशल डाइट है जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए? कोई स्पेशल फूड जो उन्होंने अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे वो इस तरह की बीमारी से सही तरीके से जूझ सके? सी डाइट मुझे जो बहुत बड़ा एक डिस्कशन हो सकता है इसमें, पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे नींद आती है कि ये तीन डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड किडनी डिजीज, सब इंटरलिंक्ड है। तो बहुत सारी डाइटरी एडवाइस जो है वो कॉमन है। आमतौर पे ऐसे देखा गया कि हम लोग बहुत स्पेशलाइज्ड डाइट्स करने की कोशिश करते हैं, जो हम बहुत शौक से शुरू करते हैं पर लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करता। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिशनल डाइट है, जैसे चाहे आप साउथ इंडियन हैं, पंजाबी हैं, राजस्थानी हैं, अपनी नेचुरल ट्रेडिशनल डाइट फॉलो की, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने चेंज भी कर। जैसे इंडियन डाइट जो हमें डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट, जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स की और फूड्स की बहुत करना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि चपाती, राइस, जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स हैं वो हम अवॉइड करें। और आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू फॉलो 4 बाउल प्रिंसिपल। 4 कटोरी वाला मैं ऐसा उनको एक अवराइज देगा जी। इसमें एक कटोरी में आपके होना चाहिए सीजनल वेजिटेबल, दूसरे में होनी चाहिए एनी दाल, बिजनेस होल दाल्स ऑफ यस आई मोर पॉपुलर केस। थर्ड में होना चाहिए कर्ड या छाछ या जो भी आप दोनों चाहें, और फोर्थ बाउल में होना चाहिए लौसत सब। अगर ये 4 चीज़ें आप खाएंगे सफिशिएंट क्वांटिटी का जी, तो आपकी डाइट अपने आप बैलेंस भी हो जाएगी। और अभी जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन अपना इंक्रीज कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, और राजमा, चना, ये सब चीज़ें में बहुत प्रोटीन होता है, ये इंक्लूड कर सकते हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन या फिश जो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लीन मीट खाना चाहिए जिसमें से फैट एवरीथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड बिफोर कुकिंग। सो ऐसे करके अगर हम करेंगे तो हम लोग अपनी ट्रेडिशनल डाइट को भी ले सकेंगे और एट द सेम टाइम हो जाएगा हेल्थियर डाइट। दिस इज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, if you are eating healthy diet but you are overeating, you are nullifying the benefit. Right. Therefore, please decide how much is required for you based on your activity level, your profession, other things. Stick to the bare minimum quantity so that we don't overeat. Even if we are eating healthy diet, we must split the calories. सो पोर्शन का बिल्कुल ख्याल रखना है, सही तरीके से बैलेंस मील खानी है, कार्ब्स को नियंत्रण में रखना है। आई थिंक दिस इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल वेक्टर। थैंक यू। सो डॉक्टर कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीजेस में के ट्रीटमेंट में स्पेशल कोई डेवलपमेंट्स हुए हैं? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम एआई के बारे में सुन रहे हैं, क्या उसका कोई रोल टेस्ट? यहाँ आज तो पहले सवाल का मैं कर देता हूँ। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीजेस, जैसा मैंने पहले बोला कि अभी सब इंटरलिंक जो तो इसके 10 साल में हमें बहुत ऐसी अच्छी बनाना उपलब्ध है जो कि तीनों चीज़ें को एक साथ बेहतर कर। इसमें अगर मैं नाम डालना चाहूँ तो SGLT2 इनहिबिटर्स,
ये टेक्निकल टर्म है, पर लेकिन बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं और हर पेशेंट के लिए हम इनको उपलब्ध कर सकते हैं। ये किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। So they are a complete solution to causal metabolic. Second group of medicines we call it as GLP-1 receptor agonists. ये आज की डेट में ये थोड़ी महंगी हैं, पर लेकिन ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करती हैं। तो ये दो जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं, ये हमें पिछले 10 साल के अंदर उपलब्ध हुई हैं और दे हैव चेंज्ड आवर टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिजीजेस। सो आई थिंक जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और ये जो तरह की दवाइयाँ हैं, ये उनको ट्रीटमेंट में ज़रूर शामिल रहनी चाहिए। आपका दूसरा सवाल है AI। नाउ AI इज़ गोइंग टू कम ऑलमोस्ट इनटू all fields of our life, and especially in medicine also. The beginning has already been made. Now what happens is, then we want to assess the risk of a patient. A doctor cannot physically screen all the reports over last 7-10 years, all the admissions that he has had, all the treatment that he has had, all side effects he has faced. But if all these they are available to us in our electronic media health system, so AI can analyze these all details of individual patients which a doctor can publish. So our risk assessment, our future planning for a patient will totally change if we integrate AI in the medical care. AI बहुत मदद कर रहा है मेडिकल केयर में भी। वेरी हैप्पी कि AI आगे बढ़ रहा है और मेडिकल फील्ड को बहुत बेनिफिट कर रहा है। डॉक्टर, दिसंबर तमन्ना है, साल खत्म होने जा रहा है। कार्डियो, किडनी, मेटाबॉलिक हेल्थ पर हमने आज काफ़ी चर्चा की, पर क्या आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपने हेल्थ का आगे चलकर ख्याल रख सकते? कि न्यू ईयर लो, अब तो ये एक ऐसा रेजोल्यूशन बना, उसमें जो हम चीज़ें हमें डिस्कस की हैं, ईट लेस, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज डेली, स्लीप वेल एट नाइट, try to reduce the stress, and always do a simple necessary health checkup once in a year, especially after the 30 years of age. All people should get basically them, identify your risk and plan your further course of action in consultation with your doctor. So those who are qualifying as high risk patients must pay a lot of attention to their health. Start loving yourself, start loving your body, and you'll be surprised that very simple things will make such a fantastic difference in your life. ये कोई डॉक्टर ने सही कहा, छोटी छोटी चीजें करने से हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। सही टाइम की जांच रखने से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर हरमिंदर सिंह, आज के हमारे कार्डियो, किडनी, मेटाबॉलिक टॉक्सों में जुड़ने के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आई एम श्योर आपके जरिए से हमारे सारे दर्शकों को बहुत सारे सुझाव मिलेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से धन्यवाद। कार्डियो, किडनी, मेटाबॉलिक टॉक शो ये एक जन जागरूकता पहल है इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ जुड़कर अधिक से अधिक दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए किस तरीके से हम हार्ट, किडनी और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाव पा सकते हैं। इसी तरह से और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पेज कार्डियो, किडनी, मेटाबॉलिक टॉक शो से जुड़ना ना भूलें। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उपलब्ध है। आज के लिए केवल इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए स्पेशलिस्ट के साथ। कब तक के लिए नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मुंबई से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरविंदर सिंह। डॉक्टर हरविंदर जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आजकल आम लोगों में भी देखा गया है, फिटनेस करने वाले सेलिब्रिटीज में देखा गया है
रोजमर्रा का एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, सडन हार्ट की डिजीजेस डेवलप हो रही है। इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या वजह है जो आप हमें बता सकते हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपने बोला कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह आम लोगों में ऐसा हो रहा है कि अगर ट्रूली स्पीकिंग many of them may not be fully healthy. Many of them do not do their basic checks, like detection of blood pressure, diabetes, cholesterol. Many of them are smokers. Many of them had a very bad lifestyle. So सबसे बड़ा कहानी रीज़न ये होता है कि इनमें से कई लोगों के अंदर हिडन डिजीज़ हो सकते हैं विच आर नॉट बीइंग चेक्ड दैट इज नंबर वन. Second is that bad lifestyle, especially celebrities, they are very busy, they are over there, they don't get adequate sleep, they have timelines to be ना कोई ये सब में और स्ट्रेस इन्वॉल्व लेता है. They are sleep deprived and their parties, eating and drinking of the वैसे भी सीधे तो पहले पेस्टरेन फिर ये सब चीज़ें बहुत मैदे पर थी. सो सेकंड आपकी क्वेश्चन कुछ है कि इनके क्या सिम्पटम्स सी जो हार्ट अटैक रहता है जिसके जानलेवा हार्ट अटैक है जिसमें जान जाने का खतरा है और वो के पहले छुप नहीं सकता. देखो जिसमें चेस्ट पेन के साथ साथ इतने ऑफ सिम्टम्स रहते हैं लाइक प्रेपली स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, वीलीनेस, वीट फॉल डाउन एंड मेरे क्रैश टू द फ्लोर. वे बहुत बड़े जो अटैक्स हैं इससे जान जा सकी है वो मेरे हिसाब से तो वेरी इजीली डायग्नोजेबल. सो लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो माइनर सिम्टम्स आते ही उसको हमने कई बार गैस समझते हैं, ओवरवेल समझते हैं, स्ट्रेस समझते हो कि बंदे ईयर था वो इग्नोर करने से देर हमारी तक. सो मेरी एडवाइस रहेगी कि फर्स्टली हैव अ थोड़ा चेकअप, identify your risk, never neglect any minor symptoms which you feel can be related to heart. And when in doubt, at least everybody must get an ECG done during the acute process. So आपको लग रहा है गैस है, आप you tried something home remedies, but it is not improving. Definitely checkup is required. Go be a doctor. At least an ECG should be done. And an ECG done during the symptoms is one of the strongest tools which can diagnose undiagnosed heart diseases and we can prevent a major tragedy. बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आपने ईसीजी के बारे में बताया और कई बारी देखा गया है कि ईसीजी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है लेकिन उसके बाद भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो क्या कोई डिटेल टेस्ट है, एडवांस टेस्ट हैं जो उन्हें करनी चाहिए? इसके बारे में अगर आप कुछ बता। So by itself, only ECG it will be very vulnerable and it can done at the right time when somebody has reached hospital. But if a person has had a problem few days earlier and then we do an ECG, it cannot diagnose. Okay. So as I said, ECG done at the right time is very precious. But if the doctor feels that there are multiple risk factors, patient has high risk, patient's symptoms are very suggestive of heart disease, then we can go proceed further. There is something called as PROPI test, which is very often done in acute settings. इससे heart diagnosis data. Then an echocardiography. Then again there is symptoms or immediately after that into spiritual test. If all of these are normal, but still the doctor feels that heart disease is likely, then we go ahead, we do stress test or crashing story and CT scan or even CT perimeter with rest. And sometimes the doctor feels that the symptoms are very difficult, multiple risk factors are there, we can sometimes advise then to under the angiography directly also. So it is basically dependent on the risk assessment by the doctor, what kind of symptoms are there, what kind of associated diseases are there, and then we collectively take a decision
which all tests will be most appropriate for patient. बस थैंक यू डॉक्टर हरजिंदर सिंह लूबर। कंटिन्यू। थैंक डॉक्टर अरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने तथा थैंक थैंक यू। अब एक बार हम दोबारा से लेंगे। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो में मुंबई से आज हमारे साथ हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरनिंदर सिंह। डॉक्टर हरनिंदर सिंह 2025 के लिए हमारी दर्शकों के लिए अच्छी हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए क्या संदेश देना चाहते? मैं यही बोलना चाहता इन न्यू ईयर आई थिंक एवरीबडी शुड टेक अ रेजोल्यूशन to take out at least half an hour for himself, mentality for himself, to do very simple things like daily exercise, eat healthy, eat less, sleep well at night, and all those who are above 30 must get a basic of checkup done once in a year to look after or diagnose or rule out simple things like high blood pressure, cholesterol, diabetes, and kidney disease. And if you do all these things, I'm sure your weight is going to fall and you will be from high risk UNAT low risk English. So very simple things, but requires a challenge. May promise to yes. Thank you. Dr. Aminder Singh for your valuable insight.